आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं भारतीय संविधान, भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत विधानसभा टॉपिक। विधानसभा हेडिंग होगा, देखिए, विधानसभा। इसको और क्या कहते हैं? निम्न सदन राज्य का, अस्थायी सदन, युवाओं का सदन, है ना। लोकप्रिय सदन ज्यादातर कौन है? विधानसभा ही है। ये प्राथमिक हो जाएगा, प्रथम हो जाएगा ये ना। विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? किंतु विशेष परिस्थिति में राज्यपाल को अधिकार है विधानसभा को 5 साल से पहले भी विघटन कर सकता है। विधानसभा के 17वां के आदेश कौन जारी करता है? राज्यपाल। माने सत्र सामान्यतः जानते हैं ना, बजट सत्र, शीतकालीन सत्र चलता है। बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। तो सामान्यतः सत्र को समाप्त कौन करता है? वही सत्रावसान करता है। विधानसभा निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र कितना? प्रत्येक राज्य की विधानसभा में कम से कम कितना सदस्य होना चाहिए? अब अधिक से अधिक 500 सदस्य। अपवाद में कौन राज्य है? गोवा में कितने सदस्य? अब मिजोरम में कितना है? सिक्किम में। इन सबको 371 के तहत विशेष राज्य का दर्जा देकर व्यवस्था किया गया है। हाँ, तो यहाँ भी 60 से कम नहीं होता। आगे आ जाइए। विधानसभा में जनसंख्या के आधार पर जोन राज्य में, जोन एरिया में ज्यादा SC ST है वहाँ रिजर्व रहता है सीट। तो विधानसभा में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति SC, जनजाति ST दोनों का आरक्षण दिया गया है। कौन अनुच्छेद में? 332 में। एरिया में ज्यादा अगर SC है तो SC क्षेत्र रहेगा, ज्यादा ST है तो ST क्षेत्र रहेगा। समझ में आ रहा है? अभी SC ST का रिजर्वेशन है, एंग्लो इंडियन न खत्म हुआ है। विधानसभा की अध्यक्षता करने के लिए एक अध्यक्ष का चुनाव करने का अधिकार सदन को प्राप्त है। इसकी बैठक को संचालन करता है। सेम वही प्रोसेस है लोकसभा की तरह। जैसे 18वीं लोकसभा का चुनाव हो के गया, सब बैठक हुआ, तो पहला प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त किया। पहला बैठक के दिन अध्यक्षता वही किया, राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया था। प्रोटेम स्पीकर का काम था कि सभी संसद सदस्यों को शपथ ले जाना। सब सदस्य शपथ ले लिया तो अपने में से एगो अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष को चुन लिया था, यही ना। सेम उसी प्रकार से विधानसभा का बैठक होता है। और विधानसभा जब चुनाव जीत के जाता है तो पहला बैठक के दिन प्रोटेम स्पीकर को यहाँ नियुक्ति राज्यपाल करता है। और राज्यपाल जो प्रोटेम स्पीकर का नियुक्त करता है विधानसभा में, उस सभी विधानसभा सदस्यों को शपथ दिलाता है। उसके बाद अपने में से विधानसभा के सदस्य एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष को चुन लेता है। क्लियर हुआ? चलिए। साधारणतः विधानसभा का अध्यक्ष मत का प्रयोग नहीं करता। सेम कॉन्सेप्ट वहां भी है, मत का प्रयोग नहीं करता। किंतु यदि सदन में मत बराबरी हो जाए तो निर्णायक मत का प्रयोग करता है। जब कभी अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो, अगर मान के चलिए आज अध्यक्ष को हटाना है, तो हटाने का अगर आज चर्चा करना हो तो आज अध्यक्ष अध्यक्षता नहीं करेगा। आज अगर उपाध्यक्ष को हटाना है, उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष का काम कर रहा है तो नहीं करेगा। उस समय वह सदन की बैठक का अध्यक्षता नहीं करता है। किसी विधेयक को धन विधेयक माना जाए अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? यहाँ विधानसभा अध्यक्ष करता है और संसद में लोकसभा अध्यक्ष करता है। हाँ, आगे कह रहा है संसद के बैठक के लिए सदन के कुल सदस्य का 10वां उपस्थित गणपूर्ति होता है, यही ना बात है। यानी तभी विधानसभा का बैठक हो सकता है, कार्रवाई आगे प्रारंभ हो सकता है जब उपस्थिति कुल सदस्य का 10वां भाग कम से कम हो। यानी 1/10 उपस्थित होगा तभी सदन का कार्रवाई आगे होगा, अन्यथा नहीं होगा। ऐसा में ना गणपूर्ति समझ चुके आप। विधानसभा के काम क्या है, वो अधिकार क्या है, से देखिए। विधि निर्माण, नियम कानून बनाने में विधानसभा का अधिकार है कि नहीं है? राज्य में नियम कानून बनाता है ना जी। इसे राज्य सूची से संबंधित विषय पर विधि निर्माण करने का अनन्य मन बहुत अधिक शक्ति प्राप्त है। ये हो गया। राज्य सूची वाला पर तो है ही है, समवर्ती सूची पर भी न है, क्योंकि समवर्ती सूची में केंद्र राज्य दोनों का है। अगर एक ही
विषय पर कानून दोनों बना देता है तो महत्व ज्यादा केंद्र का मिलता है, संसद वाला का मिलता है, इसका राज वाला समाप्त हो जाता है। लेकिन है ना कम से कम समवर्ती सूची से संबंध विषय पर संसद की तरह राज्य विधानमंडल को भी विधि निर्माण कर सकता है, कानून बना सकता है। किंतु यदि दोनों द्वारा निर्मित विधियों में परस्पर विरोध हो जाए, जैसे जनसंख्या नियंत्रण समवर्ती सूची का है, राज्य बना दिया हम दो हमारे दो, और संघ बनाया हम दो, संसद बनाया हम दो हमारे पांच, तो किसका लगेगा? हम दो हमारे पांच ही रहेगा। क्यों? क्योंकि सी अगर एक ही विषय है तो संसद वाला विधि वर्णीय होगा, वही मान्य होगा। क्लियर है? चलिए, सही गलत से कोई मतलब ही नहीं है। वित्तीय विषयों से संबंधित प्रक्रिया, राज्य विधानमंडल राज्य सरकार की वित्तीय व्यवस्था को पूरी तरह से नियंत्रित करता है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरंभ में विधानमंडल के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण अथवा बजट प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें शासन के आय और व्यय का विवरण रहता है। वार्षिक वित्तीय विवरण में कितना आय होगा, कितना खर्च होगा, यह ना रहता है। बजट वित्त मंत्री द्वारा रखा जाता है विधानमंडल में। कोई धन विधेयक प्रारंभ में विधान परिषद में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। कहाँ प्रस्तुत किया जाएगा? विधानसभा में। जब विधानसभा किसी धन विधेयक को अगर पारित कर देता है तब विधान परिषद के पास भेज दिया जाता है। विधान परिषद को मात्र 14 दिन के भीतर विधानसभा को पारित करके वापस लौटाना पड़ता है। अगर नहीं पारित करके लौटाया तो मान लिया जाता है कि पारित हो गया। विधान परिषद उस विधेयक के संबंध में संस्तुति सलाह तो दे सकता, किंतु वह न तो उसमें कोई अस्वीकार कर सकता है, न ही उसमें किसी तरह का संशोधन कर सकता है। कोई दिक्कत है? दिक्कत है तो बोलिएगा। किन्हीं का कोई प्रश्न होगा, दिक्कत होगा तो बोलिएगा। समझ में आ रहा ना बात? चलिए आगे देखिए क्या कह रहा। यानी विधानसभा द्वारा पारित किए जाने के 14 दिन के बाद विधेयक को मान लिया जाता है कि दोनों सदन द्वारा पारित हो जाता है। राज्यपाल को उस पर अपना सहमति देना पड़ता है, यानी धन विधेयक में बाध्यकारी होता है। आगे आइए, कार्यपालिका पर नियंत्रण हेडिंग होगा। कार्यपालिका पर क्या नियंत्रण है, ये हेडिंग देख लीजिए। वहाँ लोकसभा में जैसे वैसे यहाँ विधानसभा में है। वहाँ भी राज्यसभा को 14 दिन का अधिकार है, यहाँ विधान परिषद को 14 दिन का अधिकार है। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? जब कभी मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो समूचा मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। सेम वही कॉन्सेप्ट है। संघ मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है और राज्य मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। वहां अगर अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में पारित हो गया तो समस्त मंत्री को हटना पड़ेगा, और राज्य में पारित हो जाएगा तो यहाँ हटना पड़ेगा। संवैधानिक संशोधन आइए हेडिंग होगा। संघीय स्वरूप को प्रभावित करने वाला कोई भी संवैधानिक संशोधन विधेयक यदि संसद के दोनों सदन के द्वारा पारित हो जाता है तो आधा से अधिक राज्य के विधानमंडल द्वारा उसका पुष्टि आवश्यक होता है। मतलब क्या है सर? संघीय स्वरूप को प्रभावित करने वाला कोई भी संवैधानिक संशोधन यदि संसद के दोनों सदन द्वारा पारित हो जाता है, लोकसभा राज्यसभा, जैसे मान के चलिए राष्ट्रपति के निर्वाचन में संशोधन करना है, लोकसभा राज्यसभा पारित कर दिया तो संशोधन नहीं होगा। वहां आधा या आधा से अधिक राज्य का और सहमति होगा तभी संशोधन होगा। यही ना? क्लियर है? चलिए आगे आ जाइए। निर्वाचन संबंधित अधिकार। राष्ट्रपति के निर्वाचन में जितना मताधिकार संसद के दोनों सदन के सदस्यों को प्राप्त है उतना ही राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को भी प्राप्त है। राष्ट्रपति के निर्वाचन होता है ना तो लोकसभा राज्यसभा भाग लेता है, विधानसभा भी लेता है ना। चलिए हाँ, कुछ का उच्च सदन है विधान परिषद, निम्न सदन है विधानसभा। विधानसभा और विधान परिषद सदस्य संख्या ये
उत्तर प्रदेश विधानसभा सदस्यों की संख्या और विधान परिषद, पश्चिम बंगाल विधानसभा, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधान परिषद, बिहार विधानसभा, बिहार विधान परिषद, इधर देखिए पंजाब विधानसभा, छत्तीसगढ़ विधानसभा, झारखंड विधानसभा, उत्तराखंड विधानसभा। चलिए आगे आ जाइए। राजस्थान विधानसभा, मणिपुर विधानसभा, देखिए मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश का इतना कितना 60-60, इसीलिए कहा देखो कौन भिन्न है ना। आगे देखिए गुजरात विधानसभा 182, आंध्र प्रदेश का विधान परिषद 58 और विधानसभा, तेलंगाना विधानसभा 119, गोवा विधानसभा, सिक्किम विधानसभा 32। संशासित प्रदेश की बात करें तो जम्मू कश्मीर विधानसभा, पुडुचेरी और दिल्ली में। आगे देखिए राष्ट्रपति का वेतन कितना मिलता है, 5 लाख। उपराष्ट्रपति का, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 250, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त, चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त हो गया, महान्यायवादी, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता, राष्ट्रपति त्याग पत्र किसको देगा, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, उपराष्ट्रपति त्याग पत्र किसको देगा, और राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, और राज्यपाल त्याग पत्र किसको देगा, मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, मुख्य न्यायाधीश त्याग पत्र किसको देगा, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति, अच्छा प्रधानमंत्री त्याग पत्र किसको देगा, लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है, लोकसभा अध्यक्ष त्याग पत्र किसको देगा। क्योंकि सामान्य सदस्य के रूप में शपथ ले लेता है। मुख्यमंत्री आ जाइए, मुख्यमंत्री का नियुक्ति कौन करता है, साधारणतः वैसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है जो विधानसभा में बहुमत दल का, जिसका बहुमत हो। सेम उसी प्रकार से लोकसभा में बहुमत दल का नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है राष्ट्रपति, और विधानसभा में बहुमत दल के नेता को नियुक्त करता है मुख्यमंत्री, राज्यपाल। मुख्यमंत्री ही शासन का प्रमुख प्रवक्ता होता है। क्या सरकार का पॉलिसी है, क्या योजना है, सब घोषणा कौन करेगा, मुख्यमंत्री। जैसे वहाँ प्रधानमंत्री कर रहा था। मंत्रिपरिषद की बैठक का अध्यक्षता भी करता है मुख्यमंत्री, जैसे संघ मंत्री परिषद की बैठक का अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। मंत्रिपरिषद के निर्णय को मुख्यमंत्री ही राज्यपाल तक पहुंचाता है। याद करिए, राष्ट्रपति संघ मंत्री परिषद के बीच सेतु का काम कर रहा था प्रधानमंत्री, अनुच्छेद 78 के तहत। यहाँ राज्यपाल और राज्य मंत्री परिषद के बीच में सेतु का काम करेगा मुख्यमंत्री, अनुच्छेद 167 के तहत, है ना। अब बताया ना जी कि 163 में राज्य मंत्री परिषद, 164 में मुख्यमंत्री है। ये तो चर्चा करवे किए थे। 74 प्लस 89 जोड़ दीजिए, 163 आ जाएगा। और 75 में जब प्रधानमंत्री है तो 75 प्लस 89 जोड़ दीजिए, इसमें मुख्यमंत्री आ जाएगा, इसमें राज्य मंत्री परिषद आ जाएगा, इस संघ मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। चर्चा तो करिए दिए। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम कब बना है, मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद के आकार, माने राज्य में मुख्यमंत्री सहित टोटल जितने मंत्री है सब मंत्री परिषद उस राज्य का विधानसभा के जितना सदस्य है उसका 15% से ज्यादा नहीं हो सकता है। मुख्यमंत्री सहित, लेकिन संपूर्ण मंत्री परिषद संख्या में 12 से कम भी, यानी 15% से अधिक नहीं, उस संख्या में 12 से, मान के चलिए 15% अगर 7 गो मंत्री आ रहा है तो वहां कम से कम कितना मंत्री रहेगा, 12 गो रहेगा।
जब कभी राज्यपाल को कोई बात मंत्री परिषद तक पहुंचाना चाहता है तो किसके द्वारा पहुंचाएगा? यानी राज्य मंत्री परिषद को मैसेज मुख्यमंत्री के माध्यम से राज्यपाल पहुंचाएगा, और राज्य मंत्री परिषद के बाद मुख्यमंत्री राज्यपाल तक पहुंचाएगा, यही ना? राज्यपाल के सारे अधिकार का प्रयोग कौन करता है? इसीलिए वास्तविक प्रधान कौन है? अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया। जैसे 78 में है प्रधानमंत्री के कार्य, तो 78 में प्रधानमंत्री के कार्य, तो 89 जोड़ देना इसमें, तो 167 में मुख्यमंत्री के कार्य, यही ना? चलिए, केंद्र शासित प्रदेश कई गो है अभी? 8 गो। केंद्र शासित प्रदेश वह क्षेत्र जो केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण में होता है। वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कोई बात नहीं है, दादर नगर हवेली दमन दीव 2020 में मिला है, तो फिर हो गया है 8 गो। आइए, कोई बात नहीं, 8 गो करिए ना, टेंशन मत लीजिए आप ना, एकदम नहीं लेना है। देखिए, आखिरी संघ शासित प्रदेश कौन है? तो ब्रिटिश शासन काल में 1874 में कुछ अनुसूचित जिला बनाया गया था। बाद में वही मुख्य आयुक्तीय क्षेत्र के नाम से जाना लगा। जब आजाद हो गया भारत, तो इसको क्या संघ शासित प्रदेश कहा जाने लगा? क्या कहा जाने लगा? तो इन्हें केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में गठित किया गया। धीरे धीरे कुछ केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य का दर्जा भी मिल गया। जैसे शुरुआत में गठन हुआ था कई गो केंद्र शासित प्रदेश, जैसे गोवा था, तो गोवा संघ शासित प्रदेश में था, लेकिन राज्य के बाद में दर्जा मिल गया। बॉक्स में आ जाइए, कौन कौन है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का गठन कब हुआ है? 1956 में। दिल्ली का गठन 1900, लक्षद्वीप का गठन 1900, कैसे दे देगा कि भिन्न कौन है? तीनों का गठन 1900। दादर नगर हवेली, उस समय गोवा भी इंक्लूड था उसमें, 1961 में गठन हुआ था। जैसा अभी आप गोवा को देखते हैं, गोवा एक राज्य है, संघ शासित नहीं है, जो 1987 का गोवा है। तो 1961 में दादर नगर हवेली। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन 2019 में हुआ, लद्दाख का भी 2000, तो 9 गो तो हो गया था। तो दादर नगर हवेली दमन दीव 2 गो न था, ये दोनों को मर्ज करके 2020 में एक में मिला दिया, तो अब कै गो हो गया? 8 गो। बुझा गया? इसीलिए बोल रहे थे टेंशन मत लीजिए। देखिए आगे क्या कह रहा है। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक कब बना? जम्मू कश्मीर राज्य को अलग संघीय क्षेत्र में विभक्त कर दिया गया। जम्मू कश्मीर संघीय क्षेत्र और लद्दाख संघीय क्षेत्र 2 गो बट गया ना। संसद में भारत सरकार ने इन दोनों संघीय क्षेत्र को सृजन के कारण स्पष्ट कर दिया है ना? दोनों संघ शासित प्रदेश अलग अलग बन गया, और कहा आगे देखिए। जो पढ़ेंगे वही। जम्मू कश्मीर क्षेत्र ध्यान रखिएगा, विधायिका भी है, विधानमंडल है ना, लेकिन लद्दाख संघ शासित प्रदेश में विधायिका नहीं है, ये आपको ध्यान रखना। हाँ, कहे कि अच्छा सर, ओकर बाद चुप लगा दिए। जम्मू कश्मीर संघीय क्षेत्र की विधायिका होगा, माने विधान सभा है वहाँ, लेकिन लद्दाख में ऐसा बात नहीं है। असल में दिल्ली पुडुचेरी के भांति जम्मू कश्मीर में भी विधायिका है, लेकिन लद्दाख में नहीं है। केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन संविधान के कौन भाग में है? 8 के अंतर्गत। तो कौन सा अनुच्छेद? 239 से 241 केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। आगे आ जाइए।
ये क्वेश्चन पूछ सकता है, प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन किसके द्वारा संचालित होता है? राष्ट्रपति के द्वारा, जो कि एक प्रशासक के माध्यम से संचालित करता है, या केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक राष्ट्रपति को सीधा सीधे कहीं ना, प्रशासक राष्ट्रपति का एक एजेंट होता है या अभिकर्ता होता है, राज्यपाल की तरह प्रमुख नहीं रहता है। राष्ट्रपति प्रशासक को पदनाम दे सकता है, जैसे प्रशासक को उपराज्यपाल भी कह सकता है, मुख्य आयुक्त भी कह सकता है, प्रशासक भी कह सकता है, यही ना। इसी सब के माध्यम से संघ शासित प्रदेश का शासन राष्ट्रपति चलवाता है। राष्ट्रपति किसी राज्यपाल को राज्य के सटे केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक भी नियुक्त कर सकता है। अगर मान के चलिए पड़ोसी अगर संघ शासित प्रदेश है पश्चिम बंगाल के, अगर अंडमान निकोबार, तो बंगाल के जो राज्यपाल होगा उसको अंडमान निकोबार का प्रशासक भी नियुक्त कर सकता है। इस हैसियत से राज्यपाल अपनी मंत्रिपरिषद के बिना स्वतंत्र रूप से काम करता है, वह मंत्रिपरिषद नहीं होता है। नहीं, चलिए कोई दिक्कत है इसमें क्या? चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है। आगे कह रहा है, क्या कह रहा है से देखिए, ये कह रहा है चलिए ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। देखिए अंडमान निकोबार के कार्यपालिका को क्या कहते हैं? अंडमान निकोबार में विधायिका है या नहीं है? नहीं। दादर नगर हवेली में क्या कहते हैं? प्रशासक। दादर नगर हवेली दमन दीव एक ना हो गया, अब प्रशासक कहलाता है। दिल्ली में क्या कहते हैं? दिल्ली में जो कार्यपालिका है उसमें उपराज्यपाल भी होता है, मुख्यमंत्री भी होता है। दिल्ली में मंत्री परिषद भी है ना, क्योंकि इसका विधायिका है, विधानसभा है, इसका अलग उच्च न्यायालय भी है। नहीं, चलिए अंडमान निकोबार कलकत्ता हाई कोर्ट के अधीन आता है, और दादर नगर हवेली दमन दीव बम्बई हाई कोर्ट के अधीन आता है। अब देखिए लक्षद्वीप का जो कार्यपालिका है उसको क्या कहते हैं? प्रशासक। और लक्षद्वीप केरल हाई कोर्ट के अधीन आता है। पुडुचेरी में उपराज्यपाल भी है, वहां विधानसभा भी है ना, मुख्यमंत्री मंत्री परिषद भी होगा। लद्दाख में उपराज्यपाल कहलाता है। जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल होगा, मुख्यमंत्री भी होगा और मंत्री परिषद भी होगा। विधानसभा सदस्य हेतु सदस्य, वहां विधानसभा भी है। नहीं, आराम से देखिए। हाँ है, ये दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर तीनों जगह विधानमंडल है, विधान सभा बने। आगे देखिए जम्मू कश्मीर में विधानसभा का प्रावधान किया गया है, नहीं किया गया है? आगे लेकिन अब चुनाव भी हो गया है, पहले है कि नहीं हुआ था, लेकिन अब चुनाव हो गया। पंजाब राज्य का जो राज्यपाल होता है सटे चंडीगढ़ के प्रशासक भी होता है, यही ना। आगे आ जाइए। दिल्ली विधानसभा राज सूची के विषय लोक व्यवस्था, पुलिस व भूमि पर विधि नहीं बना सकती है, संसद बनाती है। दिल्ली के लिए विशेष सुबंध क्या है? तो देखिए 69वां संवैधानिक संशोधन कब हुआ? 1991 में। केंद्र शासित प्रदेश जो है ना दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है क्या संशोधन? 69वां संशोधन कब? दिल्ली भारत का राजधानी कब बना था? 1912। पूर्व में दिल्ली महानगरीय परिषद और कार्यकारी परिषद थी, अब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा मिल गया है। आगे केंद्र राज्य संबंध देखिए, रिलेशन क्या है केंद्र और राज्य के बीच भाई?
तो भारत में केंद्र राज्य संबंध संघवाद की ओर उन्मुख है, मानी इंडिकेट करता है केंद्र राज्य संबंध की संघवाद है भारत में। ये क्या है सर? जहां सरकार का कम से कम दो गो यूनिट मिल के शासन करे, जैसे संघ शासित माने संघ और राज, संघ सूची के विषय राज सूची के विषय दो गो मिल के कम से कम शासन करे, उसी को संघवाद कहते हैं। तो भारत में ऐसा संबंध है कि नहीं है? केंद्र तो नहीं लग रहा कि भारत में भी संघवाद है। तो भारत में केंद्र संबंध दिखाता है कि संघवाद की ओर उन्मुख है। संघवाद की प्रणाली को कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य के बीच नियम कानून बनाने का, विधायी शक्ति का बंटवारा किया गया है, प्रशासनिक बंटवारा किया गया है। वित्तीय शक्तियों को भी, कौन राज्य सरकार का टैक्स होगा, कौन संघ सरकार के, विभाजन किया गया है। लेकिन न्यायपालिका को विभाजन के परिधि से, ऐसा नहीं है कि राज्य का मामला है संघ का मामला, ऐसा कोई बात। राज्य के मैटर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकता है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य की शक्तियों के बंटवारा से संबंधित कै गो सूची दिया गया 7वीं अनुसूची में? राज्य सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। बात करें तो औपचारिक रूप से कानूनी दृष्टि से इन सूची में विषय उतना ही है जितना मूल संविधान में था, बस खाली में से उमें कर दिया गया, लेकिन टोटल विषय उतना ही है जितना मूल संविधान में था। आगे देखिए, भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के बीच जो शक्तियों का विभाजन है, कौन अधिनियम से लिया गया है? आगे संघ सूची देखिए, इस सूची में उन विषय को शामिल किया गया है जो राष्ट्रीय महत्व का हो, जो देश की गरिमा महत्व की बात करता हो, जिन पर कानून बनाने के एकमात्र अधिकार किसको है? केंद्रीय विधायिका माने कि संसद को। इस सूची में अभी 100 विषय है, मूल संविधान में कितना था? 97। जैसे प्रमुख में रक्षा, कानून बनाएगा संसद, विदेशी मामला, युद्ध, अंतर्राज्यीय संधि, अणुशक्ति, सीमा शुल्क, जनगणना, विदेशी ऋण, डाक तार प्रसारण, टेलीफोन, विदेशी व्यापार, रेल, वायु, जल परिवहन, सब कौन सूची का है? 100 में से प्रमुख इतना है। और राज्य सूची के विषय देखिए, राज्य सूची, इसमें उस विषय को शामिल किया गया है जो स्थानीय महत्व का हो, जो स्थानीय माने लोकल जरूरत का चीज हो। जैसे मान के चलिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो गया, तो संसद कानून बनाएगा। जितना अच्छा से आपके लोकल वाले जानते उतना अच्छा से संसद वाले जानेंगे। तो इसीलिए स्थानीय महत्व के है, ये राज्य सूची का विषय है, जिस पर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार किसको है? राज्य विधानमंडल को है। लेकिन कुछ विशेष परिस्थिति में लोकल जरूर है, लेकिन राष्ट्रीय महत्व का अगर बात हो गया, विशेष परिस्थिति में संसद भी कानून बना सकती है। क्लियर है? इस सूची में शामिल विषय की संख्या अभी कितना है? 66। 61 अभी है, मूल संविधान में कितना था? जिसमें प्रमुख कौन? जैसे लोक सेवा है, कृषि है, कारागार, भूमि राजस्व, लोक व्यवस्था, पुलिस, लोक स्वास्थ्य, स्थानीय शासन, क्रय विक्रय, सिंचाई। कौन सूची का है? समर्थ, हाँ हाँ हाँ, स्क्वायर लिखा होगा, उसके बारे में नीचे लिखल होगा कुछ। स्क्वायर नहीं लिखा है, दो लिखा हुआ, इसका मतलब कि नीचे उसके बारे में कुछ लिखा होगा। आइए। अरे भाई, नहीं पहले पढ़े थे प्रधानमंत्री में? हाँ, 1 2 3 ऐसे वाला हम समझा देंगे वहाँ, ऐसा ही तो। समर्थित सूची में संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बनाया जाता है। यदि दोनों कानून का विरोध हो, अगर मान के चलिए इसमें विषय है जो उस पर दोनों कानून बना सकता है, संसद भी और विधानमंडल भी, लेकिन विरोध हो गया, संसद कुछ और कह रहा है, विधानमंडल कुछ और कह रहा है, तो संसद द्वारा बनाए कानून लागू होगा। इसमें अभी 52 विषय है, मूल संविधान में कितना था? 47। उसमें प्रमुख कौन? राष्ट्रीय जलमार्ग, परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण। जैसे जनसंख्या नियंत्रण में हम दो हमारे दो अगर बना रहा है राज्य का विधानमंडल, और संसद बना रहा है हम दो हमारे पांच, तो किसका वाला रहेगा? गलती बनाए कि सही बनाए, रहेगा संसद वाला। समाचार पत्र, कारखाना, शिक्षा, आर्थिक सामाजिक योजना, वन, है ना? राज्य बना रहा है कि वन लगाना चाहिए, संसद कह रहा है कि वन काट देना चाहिए, तो किसका वाला लगेगा? काट देना चाहिए। समझ में आया? आगे देख लीजिए। अब पुलिस आता है तो भाग जाते हैं, घर में घुस जाते हैं, कह रहे कि संसदों के काट देंगे। देख रहे हैं ना? सब टुनटुन यादव के देख देख के सब फैन बन गया है। संविधान के 42वां संशोधन आ जाइए। 42वां संशोधन कब हुआ है?
जिसमें वन, जो जंगल था समवर्ती सूची का, शिक्षा था, जनसंख्या नियंत्रण था, परिवार नियोजन, बाट माप, जानवर तथा पक्षियों की सुरक्षा विषय को कहाँ रख दिया अब? और राज्य सूची से निकाल के समवर्ती में डाल दिया। और का अवशिष्ट विधायी शक्तियां। अब इतना विषय देखे ना, उससे अगर अतिरिक्त कोई नया विषय मिल जाए तो उसको कहेंगे अवशिष्ट विधायी, माने नया विषय मिल गया, उस पर उहे शक्ति को कहेंगे अवशिष्ट विधायी शक्ति। उस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को होगा। और नया विषय मिल जाए तो कानून बनाने का जो शक्ति संसद को है, उसी शक्ति को कहेंगे अवशिष्ट विधायी शक्ति। जिन विषय को संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची में नहीं शामिल किया गया है, उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? इसी अधिकार को अवशिष्ट विधायी शक्ति कहते हैं। देखिए उहे के बात है, उहे वाला बतिया 1 2 3 है ना, उसी के बात है, ये जरूरत नहीं है। राज्य सूची के विषय पर संसद भी कानून बना सकती है। पढ़े थे ना अभी की विशेष परिस्थिति में, राज्य सूची के विषय है, कानून कौन बनाएगा? संसद। परिस्थिति क्या होना चाहिए? तो देखिए कौन अनुच्छेद के तहत? 249। यह प्रावधान किया गया है कि यदि राज्यसभा अपने उपस्थित तथा मत करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित कर देता है कि राज्य सूची का जो विषय है वो राष्ट्रीय हित का है, तो संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाएगा। मतलब समझे? राज्य सूची का विषय है लेकिन उस पर कानून बनाना राष्ट्र के महत्व गरिमा की बात होता है, और राज्यसभा कह दिया 2/3 बहुमत से कि राष्ट्रीय महत्व का विषय है, और राज्य सूची का विषय है लेकिन राज्यसभा कह दिया कि राष्ट्रीय महत्व का विषय है, तो कानून कौन बनाएगा? संसद। राज्य सूची का विषय हो राष्ट्रीय महत्व का है तो संसद कानून बनाता है। कौन अनुच्छेद? संसद राज्य सूची में वर्णित विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाता है। संसद द्वारा इस प्रकार बनाया गया कानून कितना दिन के लिए रहता है? 1 वर्ष के लिए, लेकिन राज्यसभा पारित करके इसको कई बार हर साल बढ़ाया जा सकता है। क्लियर है? एक कंडीशन हो गया, राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना रहा है। दूसरा कंडीशन देखिए, राष्ट्रीय आपात अगर देश में लागू हो जाए या राष्ट्रपति शासन राज्य में लागू हो जाए तो राज्य सूची के विषय पर कानून कौन बनाता है? संसद। राज्य के सहमति से भी संसद कानून बना सकती है। जब देश में राष्ट्रीय आपात लागू होगा तो अनुच्छेद 250 कहता है कि राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकता है। समझे? राष्ट्रीय आपात चाहे राष्ट्रपति शासन लगल है तो राज्य कानून बनाएगा? नहीं, राज्य सूची के विषय पर भी संसद बनाएगा। कौन अनुच्छेद? 253 अनुच्छेद के तहत भी राज्य सूची के विषय पर संसद बनाता है। अंतर्राष्ट्रीय समझौता, मान के चलिए नेपाल बिहार का बॉर्डर है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई समझौता करना है तो यह राज्य विधानमंडल कानून बनाएगा? अंतर्राष्ट्रीय समझौता प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। संघ के प्रमुख राज्य, संघ सरकार का पैसा कहाँ से आता है? निगम कर, सीमा शुल्क, निर्यात, कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति पर कर, संपदा शुल्क, विदेशी ऋण, रेल, रिजर्व बैंक, शेयर बाजार। राज्य सरकार को कहाँ से पैसा आता है? तो व्यक्ति कर, कृषि कर, भूमि पर कर, संपदा शुल्क, भूमि कर, भवन पर कर, पशु पर नौकायन कर, विक्रय कर, वाहन पर चुंगी। वाहन पर चुंगी का मतलब क्या होगा? जैसे स्टेशन पर जाते हैं ऑटो लेकर के कोई, तो ऑटो वाला को पैसा देना पड़ता है, नहीं टोकन कटा था 20 रुपया में, जो भी हो 10 रुपया 20 रुपया वही होता चुंगी। केंद्र और राज्य के मध्य विवाद सुलझाने के लिए, कारण दोनों विवाद भी तो हो जा रहा था कि हम बनाएंगे हम ही करेंगे वो करेंगे, तो सुलझाने के लिए 4 आयोग गठित किया गया। कौन कौन? प्रशासनिक सुधार आयोग, राजमन्नर आयोग, भगवान सहाय आयोग, सरकारी आयोग। डायरेक्ट कहेगा सरकारी आयोग का संबंध कौन क्षेत्र से है? केंद्र संबंध। भगवान सहाय का केंद्र संबंध, प्रशासनिक सुधार केंद्र संबंध, राजमंडल आयोग केंद्र संबंध सुधारने के लिए। देखिए सरकारी आयोग गठन कब हुआ? सरकारी आयोग का गठन हुआ 1983 में। अंतिम रिपोर्ट कब दिया? 1987 में। सरकारी आयोग का अंतिम रिपोर्ट 1987 को पेश किया गया और 1988 में जारी किया गया। 83 में गठन, 87 में अंतिम रिपोर्ट पारित और 88 में जारी किया गया। बस संबंध अपना जो बताया कि क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, सिफारिश जो किया। केंद्र संबंध से जुड़े प्रमुख अनुच्छेद भी है, देखिए 249 पढ़े ना अभी।
राष्ट्रीय महत्व के हो तो राष्ट्र सूची के विषय पर कानून संसद बनाता है। 249 250 भी पढ़े ना अभी। आपातकाल लागू हो तो संसद कानून बनाएगा 250। 252 भी कर लीजिए। अगर दो या दो से अधिक राज्य सहमत है कि कानून बना दीजिए, दो या दो से अधिक राज्य के लिए अगर सहमति से, तो कानून संसद बनाता है। कौन अनुच्छेद? 253 भी अभी आप पढ़े नहीं पढ़े? अन्य देश के साथ की गई कोई भी संधि या सभी समझौता, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, इंटरनेशनल लेवल पर जो बनाएगा वो कौन बनाएगा? संसद बनाएगा। क्लियर है ना ये? 253 भी समझ चुके आप। 262 देखिए, दो गो नदी है, माने एगो नदी है, दो गो राज्य के बीच विवाद है, तो अंतर्राज्यीय नदी और नदी घाटी से संबंधित जो विवाद है उसे संबंधित कानून संसद बनाता है। कौन अनुच्छेद के तहत? आगे आ जाइए। 275, कुछ राज्य को संघ से अनुदान मिलता है। सुने हुई है कि बिहार को भारी उपहार दिए मोदी सरकार, तो केंद्र से कुछ संघ से अनुदान मिलता है। कौन अनुच्छेद के तहत? भारत सरकार द्वारा लिया गया उधार 292 में, राज्य द्वारा लिया गया उधार 293 में। पूछिए आयोग का गठन कब हुआ था? 2007 में। डायरेक्ट पूछेगा संबंध कौन क्षेत्र से है? केंद्र राज्य संबंध। पूछिए आयोग का गठन 2007 में हुआ और संबंध क्या है? तो केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध की संपरीक्षा के लिए पूछिए आयोग का गठन हुआ। संघ आरबीआई से भी ले सकता है, वर्ल्ड बैंक से भी ले सकता है, सबसे लेता है। हाँ, वर्ल्ड बैंक से भी ले सकता है, मिलता है। आगे आ जाइए, बस उसमें उतना ही था पूछिए आयोग में। अंतर्राज्यीय परिषद, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं। अंतर्राज्यीय परिषद कौन सा अनुच्छेद के तहत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन? 263। केंद्र और राज्य के बीच संबंध स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है। अनुच्छेद 200। तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। डायरेक्ट कहेगा कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन समिति की सिफारिश पर? डायरेक्ट देखिए, सरकारी आयोग के सिर्फ अनुशंसा पर, सरकारी आयोग की अनुशंसा पर, यही ना। केंद्र संबंध सुधारने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया। कौन आयोग के सिफारिश पर? सरकारी आयोग। अब देखिए, सरकारी आयोग के सिफारिश को मानते हुए यहाँ तक 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था। पहली बार अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब हुआ? 1990 में। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? आगे आ जाइए। अगर प्रधानमंत्री नहीं रहेगा तो अनुपस्थिति में अध्यक्षता कौन करेगा? प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्षता प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा, कैबिनेट स्तर के कोई मंत्री को। वर्ष में एक कम से कम कितना बार बैठक होना चाहिए? 3 बार। अंतर्राज्यीय परिषद का मेन काम होता है राज्य के बीच उत्पन्न विवाद को जांच करना, उसको सलाह देना। इसीलिए ना गठन हुआ है। हाँ, यह ना सिफारिश किया था कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करिए। ना कहे कि 83 में गठन हुआ, 87 में रिपोर्ट दिया और जारी हुआ 88 में। हाँ, केंद्र संबंध केंद्र संबंध के लिए गठन हुआ था, वही ना सिफारिश किया था कि अंतर्राज्यीय परिषद गठन कीजिए। आगे आ जाइए, कोई यूज नहीं है, आगे बढ़िए। लेकिन निर्वाचन आयोग थोड़ा सा, निर्वाचन आयोग भारतीय संविधान के कौन भाग में है? कहां से कहां अनुच्छेद? भारत निर्वाचन आयोग का स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुआ था। कैसा निकाय है? अस्थायी और संवैधानिक है, क्योंकि इसका संविधान निर्माण किया है ना। मूल संविधान में है तो संवैधानिक है।
25 जनवरी को इसीलिए मतदाता दिवस मनाते हैं क्योंकि 25 जनवरी 1950 को स्थापना हुआ था। निर्वाचन आयोग का गठन एगो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा और बाकी अन्य निर्वाचन आयुक्त से किया जाता है। सबका नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष। जैसे मान के चलिए अभी मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने हैं और 2 साल के बाद 65 साल उम्र हो गया तो रिटायरमेंट हो जाएंगे, है ना। वहाँ 6 साल पूरना जरूरी। अब अगर मान के चलिए अभी निर्वाचन हुए, उनका 65 साल उम्र पूर रहा है 2040 में, तो कब रिटायर करेंगे? यानी 31 में रिटायर कर जाएंगे, है ना। तो दोनों में से जो पहले हो जाए। अन्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 62 वर्ष। मुख्य चुनाव आयुक्त हो अन्य चुनाव आयुक्त हो, सर्वोच्च न्यायालय के बराबर वेतन भत्ता प्राप्त होता है, न्यायाधीश के बराबर। पहले चुनाव आयोग 1 सदस्यीय था, खाली एक एगो था, लेकिन 1993 से कितना हो गया? 3 सदस्यीय। एगो मुख्य चुनाव आयुक्त हो, 2 अन्य चुनाव आयुक्त। चुनाव आयुक्त का काम क्या होता है? निर्वाचन आयोग चुनाव आयोग एक ही बात है। क्या काम होता है से देखिए, मतदाता चुनाव क्षेत्र का परिसीमन करना कि कौन सा एरिया कौन सा लोकसभा क्षेत्र में होगा, कौन सा विधानसभा में होगा, ये कौन तय करेगा? वोटर लिस्ट तैयार करेगा कौन? सभी राजनीतिक दलों को राजनीतिक मान्यता देगा कौन देगा? राजनीतिक दल को चुनाव चिन्ह देगा कौन देगा? चुनाव करवाना किसका काम है? राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता कौन तैयार करेगा? निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता के लिए संवैधानिक प्रावधान क्या है? देखिए, निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। क्यों? क्योंकि निर्माण संविधान किया है इसका, इसीलिए संवैधानिक संस्था है। मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त को नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को महाभियोग जैसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। महाभियोग आप समझ चुके हैं, महाभियोग जैसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का दर्जा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होता है, समझ रहे हैं ना। नियुक्ति के पश्चात मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त के सेवा शर्त में कोई कमी नहीं किया जा सकता, अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, बढ़ाया जा सकता है। मुख्य चुनाव अलाभकारी माने कि कमी नहीं किया जा सकता, पेमेंट भत्ता होता, बढ़ाया जा सकता। अलाभकारी माने कम नहीं किया जा सकता। अन्य चुनाव आयुक्त का वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। मिला? ईवीएम का नाम सुने हैं? हमेशा आरोप लग जाता है ईवीएम पर कि ईवीएम खराब है, ईवीएम हैक हो गया। वो ईवीएम है। ज्यादा आरोप कौन लगाता कि ईवीएम खराब है? बीजेपी लगाता है। ये आरोप होता है बीजेपी पर कि वह हैक कर लिया है। ईवीएम क्या होता है आप समझिए। देखिए यहाँ केरल जो पढ़ेंगे वही, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन माने कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का प्रयोग पहली बार किया है। कब? यानी पहली बार ईवीएम का प्रयोग करने वाला राज्य कब किया? आगे आ जाइए। लेकिन पूरा राज्य में केरल में उपयोग नहीं, खाली 50 गो बूथ पर प्रयोग किया था, पूरा पर नहीं हुआ था। ईवीएम का प्रयोग करके 1999 में पूरा चुनाव कराने वाला पहला राज्य कौन बन गया? पूरा राज्य कराया गोवा। और ईवीएम का प्रयोग करके पहली बार 2004 के आम चुनाव किया गया, लोकसभा वाला। और 2009 से आम चुनाव और विधानसभा सब चुनाव में ईवीएम का प्रयोग होने लगा, पंचायती राज में ना। ईवीएम का विश्वसनीयता तो लोग आरोप लगाने लगे भाई नोक से बात कि ईवीएम में कहीं दबा रहे हैं लोग, वहीं जा रहा है, दबा रहे हैं लालटेन के जा रहा है फूल के, कि सेट कर दिया अंदर मशीने में गड़बड़ी है, सब कह दे रहा है, हल्ला उड़ा दे रहा है लोग कि अपना बूथ पर बहुते वोट पड़ा होगा कांग्रेस के, लेकिन सब वोट बीजेपी में चला गया है। ऐसे लोग करने लगते कह रहे कि सही हमू दबाए तो देखबे नहीं किए किसको दिए। कहा कि ऐसे काम नहीं चलेगा। अब अगला बार चुनाव होगा ना तो फिर क्या करेंगे कि जैसी बटन दबाएंगे वो दिखना चाहिए कि इसको वोट दिए हैं। बैलेट पेपर निकलेगा, अब पेपरवा से पता चल जाएगा कि छाप उप होगा कि कौन है ना। तो देखिए यहाँ ईवीएम का विश्वसनीयता कायम रखने के लिए वीवीपैट यानी वोटर वेरीफाइएबल ऑडिट ट्रेल, है ना, फुल फॉर्म भी पूछ सकता, मशीन का मदद लिया जा रहा है। कैसे सर जी क्या विश्वास दिला देगा?
तो वीवीपैट व्यवस्था के तहत वोट डालने के तुरंत बाद कागज की एक पर्ची बनता है। जो उम्मीदवार को आप वोट दिए हैं उसका नाम और चुनाव चिन्ह छपा होता है। अरे भाई जाकर देखिए, ईवीएम में वोट दिए हैं कभी? नहीं देता है? देता है ना? तो जैसे ही तो भाई फटाक से दिखाई देगी फलाना आदमी है, फलाना चुनाव चिन्ह है, हाँ तो का घरे ले जा देगा। सबसे पहले इसका इस्तेमाल कौन किया था? नागालैंड। कब के चुनाव में? आगे आ जाइए। राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करने के लिए शर्त, कंडीशन क्या है? कोई भी पार्टी को, आखिर पप्पू यादव के पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा कैसे मिलेगा? आरजेडी को कैसे मिलेगा, है ना? पिछले आम चुनाव में, जैसे मार्ग 24 वाला में, विधानसभा चुनाव में, दोनों में से कोई में जो राज्य को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा चाहिए उसके उम्मीदवार को 4 गो सीट या इससे ज्यादा राज्य में, फिर से समझिए, पिछले आम चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, दोनों में से कोई में जो पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा चाहिए उस पार्टी का 4 या उससे अधिक राज्य में, 4 गो राज्य चाहे अधिक राज्य में, विधानसभा चाहे लोकसभा, जितना वोट पड़ा है लीगल वोट उसका 6% वोट मिलना चाहिए। यही ना? 6% वोट मिलना चाहिए, या पार्टी के 4 उम्मीदवार आम चुनाव में या विधानसभा में जीत गया हो। ये क्या है सर? जैसे 4 या 4 से अधिक राज्य में जितना वोट पड़ा है उसका 6% उसको लीगल वोट का मिलना चाहिए, नहीं तो 4 या 4 से अधिक राज्य में वो 4 गो कैंडिडेट जिता दे। पार्टी के 4 गो कैंडिडेट आम चुनाव चाहे विधानसभा चुनाव में जीत गया हो, चाहे तो 6% ले आइए, नहीं तो 4 गो कैंडिडेट जिता दीजिए, लोकसभा चाहे विधानसभा में। तो क्या मिल जाएगा राष्ट्रीय दल का दर्जा? कहीं को उतना तो आरजेडी के अबरियो 4 गो है, क्या मिल जाएगा? इसके लिए और भी कंडीशन है, क्राइटेरिया है। खाली पहला कंडीशन फुलफिल, सिर्फ भारत का नागरिक होने से राष्ट्रपति बन जाएगा कोई? और भी क्राइटेरिया है। भारत का नागरिक होने से सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन जाएगा, और भी क्राइटेरिया है। उसी प्रकार से पहला क्राइटेरिया पूरा होता है कि पिछला लोकसभा के चुनाव या विधानसभा चुनाव जितना वोट पड़ा है 4 या 4 से अधिक राज्य में, लीगल वोट का 6% वोट मिला उस पार्टी को, या तो 4 या 4 से अधिक राज्य में 4 गो सीट जीत गया हो, लोकसभा के चाहे विधानसभा के, तो पहला कंडीशन पार करेगा। और क्या है? तो पिछले चुनाव में लोकसभा की 2% माने 2% सीट जीत हासिल किया हो, 2% सीट जीत हासिल किया हो, या कम से कम 3 गो राज्य में संबंधित पार्टी को उम्मीदवार जीत हासिल किया हो, चाहे तो 2% सीट लोकसभा का जीत ले, ना तो 3 गो राज्य में उस पार्टी का उम्मीदवार कैंडिडेट जीता हो। 2 कंडीशन हुआ। तीसरा कंडीशन, कम से कम 4 राज्य में उस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल हो, कम से कम 4 गो राज्य में। आरजेडी के खाली बिहार झारखंड में ना है, तो कम से कम 4 गो राज्य में उस पार्टी को राष्ट्रीय राज्य पार्टी का दर्जा हासिल हो। बारी बारी से क्वेश्चन पूछिए। हाँ, कोई पूछ रहे हैं? डाले गए वोट का, लीगल जो वोट पड़ा है ना उसका 6%। अब बोलिए। हाँ, 4 गो में, इसीलिए। अरे भाई चाहे तो 2% सीट ले आइए, 2% मैंने 2% सीट ले आइए, नहीं तो फिर 3 गो भिन्न भिन्न राज्य में चुनाव जीत जाइए। कोई कंडीशन है, ऐसा नहीं कि या का मतलब है कि ऊंचा है, दोनों में से दोनों जरूरी नहीं है। हाँ हाँ, 4 राज्य में राष्ट्रीय पार्टी, राजकीय पार्टी का, राज्य पार्टी का दर्जा हासिल हो। मतदाता का फोटो वाला पहचान पर, पहले वोटर आईडी बिना फोटो के होता था। निर्वाचन आयोग 1993 के चुनाव में क्या किया ना, पहले वोटर आईडी किसी और का कोई और ले जाके मार दे रहा था, कहा कि फोटो देख के मिलाया जाएगा। जाली मतदाताओं पर नियंत्रण के लिए मतदाता का फोटो वाला पहचान पत्र जारी हुआ। कब से? 1993 से।
अगर जो रजिस्ट्रेशन हो गया, मतदाता का फोटो युक्त पहचान पत्र जारी करने का आधार है, जो वोटर लिस्ट में जिसका रजिस्ट्रेशन है उसी को वोटर लिस्ट में मतदाता सूची में वो पहचान पत्र मिलेगा। समान रूप से प्रत्येक वर्ष मतदाता सूची में संशोधन होता है। जो आदमी मर जाता है उसका हट जाता है, नया 18 साल जिसका नवंबर में पुर जाता है जुट जाता है। यानी नवंबर का पहला तारीख को अगर किसी व्यक्ति का 18 साल पुर गया, उससे अधिक हो रहा है, तो वोटर लिस्ट में उसका नाम जुटेगा हर साल। है समझ में? मान के चलिए कोई के जुलाई में 18 पुर गया है तो नवंबर का वेट करे वो। है समझ में? इस तिथि को 18 वर्ष की आयु अगर पूरा कर लिया है तो इससे अधिक आयु हो गया है तो प्रत्येक भारतीय नागरिक को मतदाता सूची में शामिल होने का पात्र है। इसके लिए आवेदन कर सकता है। एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया तो फोटो वाला पहचान पत्र प्राप्त करने के लिए वो पात्र हो जाता है, उसको मिलता है फोटो वाला पहचान पत्र। मतदान का अधिकार कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है। वर्तमान में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन गए? 6 गो। भारतीय जनता पार्टी कमल चुनाव चिन्ह है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पंजा, बहुजन समाज पार्टी हाथी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी कहते हैं हंसिया हथौड़ा तारा, नेशनल पीपुल्स पार्टी पुस्तक और आम आदमी पार्टी झाड़ू। 6 गो पार्टी है। प्रमुख क्षेत्रीय दल उसका चुनाव चिन्ह, बस खाली थोड़ा सा बच रहा है। तेलुगु देशम चुनाव चिन्ह साइकिल है। कहाँ का पार्टी है ये? समाजवादी साइकिल है। कहाँ के? झारखंड मुक्ति मोर्चा का चुनाव चिन्ह तीर कमान, झारखंड के। लोक जनशक्ति पार्टी बंगला बिहार का। आगे देखिए, राष्ट्रीय जनता दल लालटेन बिहार झारखंड 2 जगह। अच्छा, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी कर लीजिए, हल है जम्मू कश्मीर का। शिवसेना तीर कमान महाराष्ट्र, जनता दल हो गया लालटेन। अकाली दल बादल तराजू पंजाब, अकाली दल बादल तराजू पंजाब। जनता दल तीर बिहार झारखंड, मुस्लिम लीग सीढ़ी केरल। ज्यादा हो जाएगा ना, रखा जाए इतना। 1 मिनट आप लोग रुकिएगा भी।